प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम इसमें कर रहे थे उत्सर्जन तंत्र। इसमें हमने मानव का उत्सर्जन कर लिया था। अब हम देख रहे थे कि विभिन्न जंतु जो हैं वो क्या शरीर से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। हम यूरिया निकालते हैं। यूरिया हमारा जो मुख्य अपशिष्ट होता है शरीर का। और जो अन्य जंतु हैं वो देखिए, जैसे कि मछली है बेटा, मछली के शरीर में जो अपशिष्ट है वो है अमोनिया। ठीक है बेटा, अमोनिया है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली और सांप आदि जंतु अपने शरीर से जो बाहर निकालते हैं अपशिष्ट वो अर्धघन। अर्धघन का अर्थ क्या है बेटा? अर्धघन का अर्थ है सेमी सॉलिड, यानी कि ना तो बहुत कठोर होता है ना ही बहुत नरम होता है, पदार्थ के रूप में करते हैं, जिसे हम लोग यूरिक अम्ल कहते हैं। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है? देखो बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पौधों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध करवाते हैं। पाठ 1 में हम पढ़ कर आए हैं कि पौधे अपनी जड़ों, मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम तक पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा? भोजन बनाती हैं। अध्याय 10 में हम ये पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है बेटा, तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निकलती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? आइए देखते हैं। जल और खनिजों का परिवहन। पादप जड़ों द्वारा, पौधे जो है जड़ों द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं, जड़ों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक तत्वों, पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना बेटा, जो मूल रोम बेटा ये उसके अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। मूल रोम जो है मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादप में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? बोझों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बोझो सही है। पादपों में मृदा से जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन उत्तक बनाती हैं। ठीक है बेटा, उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी विशेष कार्य को करता है। जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे जाइलम कहते हैं। जाइलम चैनलों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी अंगों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन उत्तक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। इस प्रकार जाइलम एवं फ्लोएम जल से होता है बेटा। जल का जो परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, और जो भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। देखिए, इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहली ने देखा है कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हों तो उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल शाही व एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे? एक ब्लेड की जरूरत होगी। ब्लेड की सहायता से हम शाकीय पौधे की टहनी को काट देंगे, ऐसे काट देंगे। ये हमने 6th क्लास में भी किया था बेटा एक्सपेरिमेंट। काट देंगे और रंगीन पानी
लाल शाही में पानी में घोल दी, गिलास में रखा और शाकीय पौधे को, टहनी को उसके अंदर रख दिया। तो लाल रंग जो है कहाँ पहुँचेगा? तने से होता है, पत्ती से पहुँच जाएगा। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसमें कुछ लाल शाही की बूंद डालें। एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी को, आधार को काटकर एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, रख दें। अगले दिन इसका अवलोकन करें। आप क्या पाएंगे बेटा? रंगीन पानी में रखी गई शाकीय पौधे की टहनी जो है रंगीन हो जाती है। देखो क्या बताएगा इसमें, ये देखो इस प्रकार से रंगीन गोलाकार देखो संरचना दिखाई देंगी। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा गोल स्ट्रक्चर में लाल लाल रंग के, ये हैं जाइलम। ठीक है ना, पानी इनसे अंदर जा रहा था तो कोशिकाओं का रंग भी लाल हो गया। क्या शाकीय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए, इसके अंदर लाल भाग का अवलोकन कीजिए। तो लाल भाग क्या मिलेगा बेटा? लंबी लंबी पाइप मिलेंगी जो दूर तक जाएंगी। पादप मृदा में खनिज, पोषक तत्व एवं जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह से उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण होता है। देखिए बेटा, विशाल वृक्षों में, जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष है ना बेटा, बड़े वृक्ष हैं, उन्हें बहुत ऊंचाई तक, काफ़ी ऊंचाई तक जो है जल का अभिकर्षण, खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा करने में भी सहायता करता है, सहायक होता है ठंडा रखने में। ठीक है बेटा, तो आज की इस लेसन के साथ ही, हमारा लेक्चर के साथ ही लेसन खत्म हुआ बेटा। आपने अपनी नोटबुक पूरी करनी है। इससे कुछ प्रमुख शब्द रहते हैं वो मैं धीरे धीरे भेज दूंगी। अपने अभ्यास के प्रश्न जो हैं वो अपने पूरे करने हैं। तो इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।